नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, करनी का फल। करनी का फल, लेखक विजय कुमार वत्स, चित्रांकन दिलीप कदम, मुरलीधर नागरे, त्रिशूल कॉमिको। राजमहल का षड्यंत्र व चंद्रकेतु और मल्लिका में हमने देखा कि देवनगर के राजा विराट सेन की कोई संतान नहीं थी। एक बार जब भगवान शिव और पार्वती देवनगर से गुजरे तो उन्होंने राजा विराट सेन की व्यथा देखकर उन्हें एक पुत्र होने का वरदान दिया। साथ ही यह भी कहा कि केवल 20 वर्ष के लिए ही वह उन्हें पुत्र दे रहे हैं, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। अतः भगवान शिव के अनुरोध पर नागलोक के राजा वासुकी के पुत्र नागेश ने रूप बदलकर महारानी मालविका की कोख से जन्म लिया। राजा विराट सेन ने अपने पुत्र का नाम चंद्रकेतु रखा। एक दिन वन में राजा विराट सेन की मुलाकात पांचाल देश के राजा सूर्यवल्लभ से हुई और बातों बातों में वे अपने पुत्र चंद्रकेतु का विवाह राजा सूर्यवल्लभ की पुत्री मल्लिका से करने का वचन दे बैठे। राजा विराट सेन के 2 भाई भी थे, आदित्य सेन और सौमित्र सेन। दोनों हर समय राग रंग में डूबे रहते थे। चंद्रकेतु का जन्म होते ही वे राजा विराट सेन को मारने की योजना बनाने लगे और एक दिन आखेट करने के बहाने वे राजा विराट सेन को अपने साथ वन में ले गए, फिर वहां उनका वध कर दिया। मंत्री सोमनाथ सौमित्र सेन और आदित्य सेन की चाल समझ गया। उसने उसी समय महारानी मालविका व युवराज चंद्रकेतु को रथ में बैठाकर देवनगर से बाहर भेज दिया। विराट सेन की हत्या के बाद आदित्य सेन देवगढ़ का राजा बन बैठा। उधर महारानी मालविका पांचाल देश जा पहुंची और एक धनी विधवा ब्राह्मणी के घर उसकी पुत्री बनकर रहने लगी। एक दिन राजा सूर्यवल्लभ ने अपने सेवक को देवनगर भेजा ताकि वह राजा विराट सेन और युवराज चंद्रकेतु की कुशल क्षेम का समाचार ला सके। सूर्यवल्लभ के दूत को आदित्य सेन ने झूठ बोलकर यह विश्वास दिला दिया कि सौमित्र सेन का पुत्र कपिल सेन ही युवराज चंद्रकेतु है। अतः दूत वहां से पांचाल देश लौट गया। जब कपिल सेन जवान हो गया तो उसकी बारात नियत समय पर पांचाल देश जा पहुंची, लेकिन मल्लिका ब्राह्मणी के घर पलकर जवान हुए मालविका के पुत्र चंद्रकेतु से विवाह करना चाहती थी। अतः ठीक विवाह के दिन राजकुमारी मल्लिका चंद्रकेतु के साथ राजमहल छोड़कर चली गई। अब राजा सूर्यवल्लभ के सामने यह समस्या आई कि अपने राज्य में आई हुई बारात को कैसे वापस भेजें। अंत में काफी सोच विचार करने के पश्चात उन्होंने दासी कनक को राजकुमारी मल्लिका के वस्त्र पहनकर वधू बनने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने दासी कनक को कड़ा निर्देश दिया कि विवाह के पश्चात देवनगर जाने पर वह इस भेद को कभी नहीं खोलेंगी कि वह राजकुमारी मल्लिका न होकर दासी कनक है। अब आगे। फिर पूरी धूमधाम के साथ दासी कनक का विवाह देवनगर के युवराज कपिल सेन के साथ हो गया। भैया, शुक्र है विवाह निर्विघ्न संपन्न हो गया और राजा सूर्यवल्लभ को हमारे छल की भनक भी न पड़ी। धीरे बोलो सौमित्र, दीवारों के भी कान होते हैं। इधर राजा सूर्यवल्लभ अपनी महारानी से कह रहे थे, महारानी, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमारी लाज रख ली, वरना मल्लिका ने तो हमारी नाक कटवाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। महाराज, वैसे आदित्य सेन के साथ इस प्रकार का छल करके हमने कुछ ठीक नहीं किया है, पर इसके सिवा कोई और चारा भी तो नहीं था। जब दासी कनक की डोली विदा होने लगी तो सूर्यवल्लभ ने आगे बढ़कर डोली का पर्दा हटाया और कनक से बोले, बेटी कनक, आज से तुम हमारी दासी नहीं अपितु हमारी बेटी हो। इस कठिन समय में तुमने मल्लिका का स्थान लेकर हमारी पगड़ी को समाज में उछलने से बचा लिया है, इसके लिए हम तुम्हारे आभारी हैं। महाराज, बेटी, अपार दान दहेज के साथ साथ मैं ये कटार भी तुम्हें दे रहा हूँ, क्या तुम इसका मतलब समझती हो? हाँ महाराज, आप यह कटार मुझे इसलिए दे रहे हैं कि यदि आवश्यकता पड़े तो जान बेशक दे दूं, पर यह भेद न खुलने पाए कि मैं मल्लिका नहीं दासी कनक हूँ। तुम बहुत बुद्धिमान हो कनक, जाओ ससुराल में सुख से रहो। इतना कहकर सूर्यवल्लभ ने डोली का पर्दा गिरा दिया और कहारों को डोली उठाने का इशारा किया। उनका इशारा पाकर कहार डोली उठाकर बारात के साथ साथ चल पड़े। इधर चंद्रकेतु और मल्लिका अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाते हुए एक बियाबान जंगल में जा पहुंचे। रात बहुत गहरी हो गई है, अब हमें और आगे न बढ़कर यहीं पर विश्राम करना चाहिए। मुझे तो यहाँ डर लग रहा है, कहीं कोई जंगली जीव जंतु आ गया तो क्या होगा?
जीव जंतुओं से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है मलिका, मैं अभी उनका प्रबंध किए देता हूँ। कहकर चंद्रकेतु ने आसपास से छोटी छोटी लकड़ियां इकट्ठी की और पत्थरों को रगड़कर उसमें आग लगा दी। आग से जंगली जानवर दूर ही रहते हैं मलिका, अब यहाँ कोई जानवर नहीं आएगा। ठीक है मलिका, अब मैं तुम्हें एक राज की बात बताने जा रहा हूँ। राज की बात? हाँ मलिका, ध्यान से सुनो। मैं देवनगर के स्वर्गीय राजा विराट सेन का पुत्र युवराज चंद्रकेतु हूँ। मेरे साथ ही बचपन में तुम्हारा विवाह तय हुआ था। यह तुम क्या कह रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं सच कह रहा हूँ मलिका। फिर चंद्रकेतु ने उसे सारी बात बता दी। सारी बात जानकर किस्मत भी कैसे कैसे खेल खिलाती है, अंत में उसने हमें मिला ही दिया। मलिका, हम दोनों का अभी विवाह नहीं हुआ है, इसलिए हमारा इस प्रकार इकट्ठे रहना अनुचित है। फिर हमें क्या करना चाहिए? मलिका, अग्नि को साक्षी मानकर हम दोनों अभी पति पत्नी बन जाते हैं, तब हम दोनों का साथ रहना अनुचित नहीं होगा। मलिका ने नजरें झुकाकर अपनी स्वीकृति दे दी। तब मलिका ने पुरुष वेश उतारा और दोनों अग्नि के 7 फेरे लेकर विवाह सूत्र में बंध गए। वह रात उन दोनों ने उस पेड़ के नीचे ही काटी। दूसरे दिन, क्यों ना अब हम वापस पांचाल देश लौट चलें, क्योंकि हमारा विवाह हो चुका है, इसलिए पिताजी महाराज अब हमें कुछ नहीं कहेंगे। नहीं मलिका, अभी वापस लौटना उचित नहीं होगा, हम कुछ दिनों बाद ही वापस लौटेंगे। फिर दोनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर वहां से चल पड़े। दोपहर होते होते वे जंगल के बाहर स्थित एक मकान के पास पहुंचे। बूढ़ी अम्मा, हम दोनों परदेसी हैं और लंबा सफर तय करके आ रहे हैं, क्या आपके यहाँ रुककर हम थोड़ी देर विश्राम कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसे अपना ही घर समझो मेरे बच्चों। वृद्धा उन्हें घर के अंदर ले गई और एक कमरे में बिठाकर वापस लौट गई। जंगल के पास बना यह मकान मुझे तो कुछ रहस्यमय सा प्रतीत हो रहा है। यह तुम्हारा भ्रम है मलिका, इसे मन से निकाल दो और कुछ देर चारपाई पर लेटकर विश्राम कर लो। चंद्रकेतु के कहने पर मलिका चारपाई पर लेट गई। थोड़ी देर बाद चंद्रकेतु भी आराम करने के लिए दूसरी चारपाई पर लेट गया। अभी थोड़ा समय ही बीता था कि एक युवती उन दोनों के लिए शरबत लेकर आई। शरबत लीजिए। आप कौन हैं? क्या आप बूढ़ी अम्मा की पुत्री हैं? चंद्रकेतु के इतना कहते ही वह युवती रोने लगी। अरे, आप तो रोने लगी, कृपया करके चुप हो जाइए और अपने रोने का कारण बताइए। कुछ देर बाद जब वह युवती चुप हुई, मेरा नाम लक्ष्मी है, यह घर ठगों का है, इन लोगों ने मुझे कैद करके रखा हुआ है। क्या? मेरी बात पर विश्वास कीजिए, इन लोगों का यही काम है। इधर से गुजरने वाले लोगों को ये अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर अपने घर ले आते हैं और उसके बाद मौका देखकर उनको मार डालते हैं और उनका माल अपने पास रख लेते हैं। ओह, ये तो बहुत खतरनाक आदमी है। मुझ जैसी 5 और बदनसीब लड़कियां इन लोगों की कैद में हैं। यह मकान एक बूढ़े ठग का है, उसकी पत्नी और 6 लड़के भी उसके इस ठगी के कार्य में उसे सहयोग देते हैं। ओह, यह तो हम बड़ी गलत जगह आ फंसे। मेरी मानो तो तुम दोनों इसी वक्त यहाँ से भाग जाओ, वरना ये लोग तुम दोनों को भी मार डालेंगे और तुम्हारा धन माल अपने पास रख लेंगे। लक्ष्मी की बात सुनकर चंद्रकेतु तुरंत ही खड़ा हो गया। मलिका, उठो, यहाँ हमारी जान खतरे में है, हमें यहाँ से तुरंत भाग निकलना चाहिए। मलिका पहले ही घबराई हुई थी, अतः वह तुरंत खड़ी हो गई। चंद्रकेतु ने आगे बढ़कर दीवार पर टंगा तीर कमान उतारा और लक्ष्मी से बोला, बहन लक्ष्मी, इस समय तो हम यहाँ से जा रहे हैं, पर विश्वास रखो, हम शीघ्र ही यहाँ लौट कर आएंगे और तुम्हें व अन्य लड़कियों को इनके जाल में से निकाल ले जाएंगे। इतना कहकर चंद्रकेतु ने मलिका का हाथ पकड़ा और बाहर निकल गया। बाहर पहुंचकर दोनों अपने अपने घोड़ों को खोलने लगे। तभी, अरे यह क्या, ये दोनों तो भागने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे जल्दी से अपने पति और बेटों को आवाज लगानी चाहिए, वरना ये निकल भागेंगे। यह सोचकर उसने जोर से आवाज लगाई, अरे दौड़ो रे दौड़ो, शिकार हाथ से निकला जा रहा है, जल्दी से बाहर आकर उन्हें पकड़ो। वृद्धा की आवाज सुनकर लगता है अभी अभी जो नया शिकार फंसा था वह भाग रहा है, हमें जल्दी से चलकर देखना चाहिए। अगले पल, अरे ये तो भाग निकले, पिताजी हमें इनका पीछा करना चाहिए। हाँ, जल्दी से अपने अपने घोड़े ले आओ। कुछ देर बाद बूढ़ा अपने 6 बेटों के साथ चंद्रकेतु और मलिका का पीछा कर रहा था।
अब क्या होगा? वे लोग तो हमारा पीछा कर रहे हैं। घबराओ नहीं मलिका, ये लोग हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। धीरे धीरे सारे ठग उन दोनों के समीप आने लगे। अब ये लोग हमारे चंगुल से नहीं बच सकते। उधर ठगों को अपने पास आते देख, मलिका अब तुम देखना मैं इन सबका किस प्रकार सफाया करता हूँ। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।